नमस्ते। आज हम राजनीतिक विज्ञान का छठा चैप्टर देखेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि मीडिया का क्या महत्वपूर्ण रोल है। अगर हम मीडिया शब्द की बात करें तो ये मीडियम शब्द का प्लूरल है। अब मीडियम क्या होता है? अगर हम बोलें कि एक बाल्टी में हमने पानी भर रखा है और उसमें मैं एक बोट को तैराना चाहती हूँ, तो ये बोट किस मीडियम में तैर रही है? तो यहाँ पर क्या मीडियम हो गया? पानी एक माध्यम हो गया या मीडियम हो गया जिसमें ये बोट तैर सकती। इसी तरीके से अगर एक आदमी अपनी जानकारी या अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे आदमी को पहुंचाना चाहता है तो वो किस तरीके से पहुंचा सकता है? वो अखबार के ज़रिए पहुंचा सकता है, वो बोलकर अपनी बात बता सकता है, वो इंटरनेट के थ्रू अपनी बात भेज सकता है, वो ईमेल कर सकता है, वो वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन दे सकता है, वो टीवी में दे सकता है, रेडियो पे दे सकता है। ये बहुत सारे अलग अलग क्या हो गए? माध्यम हो गए अपनी बात को रखने के। तो जो मीडिया शब्द का असली अर्थ है वो है प्लूरल, जो कि मीडियम से बना है, और मीडियम मतलब माध्यम, अपनी बात को दूसरे तक ले जाने का माध्यम क्या है। अब ये माध्यम दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो एक आदमी दूसरे आदमी से जब बात कर रहा है तो वो बातों बातों में अपनी बात को रख रहा है, पर दूसरी बात ये हो सकती है कि एक आदमी अपनी बात को बहुत सारे लोगों के सामने रख रखा है। जैसे देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति अगर कोई संदेश देते हैं तो वो भारत की पूरी जनता या किसी भी देश की पूरी जनता सुन सकती है। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन हो गया उसको हम कहते हैं मास मीडिया, जो बहुत ही बड़े पैमाने पे किया जाता है और बहुत सारे लोगों पे एक साथ बात फैलाई जाती है। अब ये जो मास मीडिया हो गया, ये किस तरीके से किया जा सकता है? ये टीवी के ज़रिए हो सकता है, ये रेडियो के ज़रिए हो सकता है, ये अखबारों के ज़रिए हो सकता है। तो अगर हम मीडिया की बात करें तो दो तरीके के मीडिया होते हैं। जो नए मीडिया के संसाधन आए हैं वो, और एक जो पुराने कन्वेंशनल माध्यम चले आ रहे हैं जिनको हम ट्रेडिशनल मीडिया कहते हैं। जो नए माध्यम है वो कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड है मुख्यतः। तो स्मार्टफोन, फ़ोन, आपके वेबसाइट, इंटरनेट, ईमेल, ब्लॉग्स, ये सारे नए माध्यम हो गए। जो ट्रेडिशनल माध्यम है या कन्वेंशनल माध्यम है उसमें दो तरीके के माध्यम हैं। एक जो लिखित रूप से जाते हैं, जो प्रिंट मीडिया जैसे अखबार, बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स। दूसरा हो गया ब्रॉडकास्ट, जो ब्रॉडकास्ट होते हैं या ज़्यादा लोगों पे एक साथ फैल सकते हैं पर लिखित भाषा में नहीं जाते, ऑडियो विजुअल तरीके से जाते हैं, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, मूवीज़। ये सारे हो गए आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम। तो अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि मास मीडिया और मीडिया दोनों ही टेक्नोलॉजी से या तकनीकी विकास से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे तकनीकी विकास होता गया ये सारी चीज़ें और बेहतर होती गई। आवाज़ की क्वालिटी, इमेज की क्वालिटी, प्रेजेंटेशन की क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जो कि चीज़ों को और आसान बनाती है लोगों तक पहुंचने में। इसी तरीके से इंटरनेट के आने से बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के ज़रिए लोगों तक पहुंच पा रही है। तो अगर हम ये कहें कि अमेरिका में भूकंप आया है या अमेरिका में बाढ़ आई है तो उसकी जानकारी उसी समय पे भारत में होती है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि पूरा विश्व एक रूप में बहुत छोटा हो गया है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल विलेज। एक पूरा ग्लोब है पर वो एक विलेज की तरह सिकुड़ के रह गया है, एक गाँव की तरह बन गया है, जहाँ पर सारी जानकारी एक जगह से दूसरी जगह कुछ चंद सेकेंड्स में पहुँच सकती है। पर जब भी हम इन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, तो जब मीडिया हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है तो बदले में उसको कुछ मिल रहा होगा तभी वह इन्फॉर्मेशन दे पा रही है। तो अगर प्रिंट मीडिया है तो वो न्यूज़पेपर के लिए पेपर का खर्चा कैसे निकालेगी? तो वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं? तो उस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास यहाँ एक डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स टीवी पे डालते हैं, न्यूज़पेपर में डालते हैं ताकि लोग उनको खरीद सकें। तो जब वो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर एडवर्टाइज़ करते हैं तो लोग उन प्रोडक्ट्स को देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनके बारे में जानते हैं और अंततः उन चीज़ों को खरीदते हैं। जब वो उन चीज़ों को खरीदते हैं तो कंपनी को उससे मुनाफा होता है। कंपनी उस मुनाफे का कुछ हिस्सा वापस एडवर्टीजमेंट में दे देती है ताकि ये क्रम चलता रहे। तो इसी तरीके से जो जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जितना भी मास मीडिया है, जितना भी ब्रॉडकास्ट और प्रिंट मीडिया है, उसका खर्चा इस तरीके से निकलता है। तो जो हम कॉस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर हमने कॉस्ट की बात कही है, वो मुख्यतः यही समझाता है
कि जो प्रिंट मीडिया है उसमें जो कागज़ है, जो आदमी एक एक घर जाके डिलीवरी कर रहा है उसका खर्चा है, इसी तरीके से जो ब्रॉडकास्ट है उसमें न्यूज़ स्टूडियो का खर्चा, रिपोर्टर का खर्चा, वो सब किस तरीके से पूरा होता है। दूसरा है कि हमारा जो गणतंत्र भारत है, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, उसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। मीडिया को पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि मीडिया एक वो माध्यम है जिसके थ्रू हम कोई भी चीज़ बिना किसी विवाद के आम जनता तक पहुंचा सकते हैं। अब कुछ मीडिया ऐसा हो सकता है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस हो और अपना जो व्यू है या जो अपनी बात है वो एक तरफा रखें, पर मुख्यतः ज़्यादातर मीडिया इंडिपेंडेंट होते हैं और वो अपनी बात को निष्पक्ष रूप से रखते हैं। तो जैसे अगर कोई भी शहर में इशू है, अगर पानी की व्यवस्था का इशू है, अगर स्लम्स का इशू है, अगर गंदगी का इशू है, तो उन सब इश्यूज़ को मीडिया उठाता है और ये मीडिया ही होता है जो सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाता है और सरकार को मजबूर करता है कि वो इन चीज़ों पर कार्य कर सके। तो इस तरीके से जितने भी पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं, जितनी भी रैलीज़ होती हैं, उन सब को कवर करना, उन सब की जानकारी सरकार तक पहुंचाना, ये मीडिया का काम होता है। पर मीडिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, वो बिना किसी के इन्फ्लुएंस में सही खबर को छापे, क्योंकि अगर गलत खबर छपती है तो वो आम आदमी का पर्सपेक्टिव बदल देती है और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे गलत होता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेंसरशिप, जिसको हम कहते हैं। सेंसरशिप का मतलब होता है सरकार का कंट्रोल मीडिया के ऊपर। ये मुख्यतः फिल्म्स और वीडियोस में होता है या मूवीज़ में होता है, जहाँ पर सरकार सेंसरशिप लगाती है कि ये चीज़ें पब्लिक में नहीं जानी चाहिए, इससे कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, इससे लड़ाई झगड़ा सोसाइटी में बढ़ सकता है। न्यूज़ चैनल्स पे या न्यूज़पेपर्स पे न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ों पर ये यूजुअली नहीं लगता है, पर जब भारत में इमरजेंसी लगी थी तब न्यूज़ चैनल्स पर भी और न्यूज़ मीडिया पर भी, न्यूज़पेपर्स पर भी सेंसरशिप लगाई गई थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम समझते हैं। अब टीवी किस प्रकार से कार्य करता है, तो जैसा कि हमने समझा, पूरे विश्व को एक छोटी जगह बना देता है जहाँ पर आइडियाज़ का आदान प्रदान हो सकता है, बातों का आदान प्रदान हो सकता है, और इसको चलाने के लिए जो एक निरंतर साइकिल है जो कि बड़े कॉरपोरेट हाउसेस से आता है, एडवर्टीजमेंट से आता है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये एक तरफा स्टोरीज़ नहीं बनाता है ताकि ये इंडिपेंडेंट रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। पर मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वो कुछ एजेंडा निश्चित कर देती है जो आदमी की मानसिकता को परिवर्तित कर देता है और आदमी को एक तरीके से जीना सिखाता है। तो जैसे अगर कोई 4-5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें शहर में हुई हैं तो उसमें से कुछ 1 या 2 प्रमुख घटनाओं को उठाया जाता है और उनको मेन न्यूज़ बनाया जाता है। तो जब हम किसी भी चीज़ के बारे में मेन न्यूज़ बनाते हैं, जैसे हम कहें कि कुछ समय पहले ये आया था कि ब्रेड के अंदर लेड मिला है, तो ब्रेड की बिक्री पे एकदम से प्रभाव पड़ा था और फिर धीरे धीरे फूड अथॉरिटीज़ ने पता लगाया और अब लेड की मात्रा को कंट्रोल में किया गया है। इसी तरह से थोड़े दिनों पहले न्यूज़ में मैगी के बारे में आया था। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आम आदमी में जागरूकता फैलाती हैं। तो यही एक मीडिया का सबसे बड़ा कार्य है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसको खबर लहरिया कहा गया है। ये एक अखबार है जो हर 15 दिन में आता है और 8 दलित वुमेन है यूपी की, जो 8 दलित महिलाएं हैं चित्रकूट में, वो इसको चलाती हैं। ये अखबार वहाँ की लोकल भाषा बुंदेली में छपता है और इस अखबार में जितने भी दलित इशू हैं और उनके अगेंस्ट जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उनके बारे में खबरें छपती हैं। तो ये मुख्यतः उस सोसाइटी में एक अवेयरनेस अवेयरनेस बढ़ाता है या जागरूकता लाता है कि किस तरीके से चीज़ों को किया जाए और किस तरीके से इनकी रोकथाम की जाए। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो हमने मास मीडिया के चैप्टर में देखी। अगले चैप्टर में हम ये समझेंगे कि किस तरीके से एडवर्टीज़मेंट एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है चीज़ों को फैलाने में या चीज़ों को आगे बढ़ाने में। आपको कुछ भी सवाल हैं तो आप नीचे सुझाव में अवश्य दीजिए। धन्यवाद।